नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसे स्कूल में हमेशा एक आम युद्ध या बैटल की तरह पढ़ाया जाता है। पर अगर हम 1757 के प्लासी के युद्ध को थोड़ा करीब से देखें ना, तो सच में ये दो सेनाओं की लड़ाई थी ही नहीं। सीरियसली, ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे रूथलेस और सबसे सक्सेसफुल कॉर्पोरेट हाइस्ट यानी कॉर्पोरेट डकैती थी। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे नंबर्स पर आते हैं। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास रॉबर्ट क्लाइव के अंडर सिर्फ 3000 सैनिक थे, और हाँ, इनमें से ज्यादातर भारतीय सिपाही ही थे। दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला की एक बहुत ही विशाल सेना थी, जिसमें लगभग 50,000 लोग शामिल थे। अगर हम बेसिक मैथ्स भी लगाएं तो इस बैटल का रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैथमेटिकली क्लाइव का जीतना लिटरली इम्पॉसिबल लगता है। और यहीं से आता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। आखिर कैसे एक छोटी सी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 11 घंटों के अंदर एक इतनी बड़ी फौज को घुटनों पर ला दिया? सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक पूरे सबकॉन्टिनेंट पर कब्जे की शुरुआत थी। आज हम इस पूरी साजिश की एक एक लेयर को हटाएंगे और देखेंगे कि असली खेल बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि उसके बाहर खेला जा रहा था। पहला हिस्सा, कॉर्पोरेट गढ़, बंगाल में यूरोप की ताकतों का दबदबा। इस स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा उस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर ध्यान देना जरूरी है। बात सिर्फ मसालों और सिल्क की नहीं थी, बात थी पावर और अनलिमिटेड पैसे को कंट्रोल करने की। आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम का बंगाल आज के बंगाल से बिल्कुल अलग था। मुगल एम्पायर का ये सबसे अमीर और सबसे बड़ा हिस्सा था, जिसमें आज का वेस्ट बंगाल और पूरा बांग्लादेश शामिल था। अपने आप में ये एक इकोनॉमिक सुपर पावर था, और यही वजह थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके फ्रेंच राइवल्स दोनों ही इस मार्केट पर अपना पूरी तरह से कब्जा जमाने के लिए बेचैन थे। जो बंगाल को कंट्रोल करता, वो पूरे ट्रेड नेटवर्क का बॉस बन जाता। अब देखते हैं कि बात व्यापार से युद्ध तक कैसे आई। अप्रैल 1756 में जब यंग सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बने, तो उन्हें एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, यूरोपियन कंपनीज का बिना परमिशन के किलेबंदी यानी फोर्ट्स बनाना। जब ब्रिटिशर्स ने किलेबंदी रोकने से साफ मना कर दिया, तो नवाब ने एक्शन लिया और जून 1756 में कलकत्ता पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया। इस हार का बदला लेने के लिए मद्रास से कर्नल रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। वो दिसंबर में वहां पहुंचे और कुछ ही महीनों बाद अलीनगर की ट्रीटी के जरिए शांति बनाने की कोशिश की, पर यह शांति बहुत ही टेम्पररी थी। कलकत्ता पर नवाब के कब्जे के दौरान एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने ब्रिटिश कंपनी को हमला करने का एक परफेक्ट बहाना दे दिया। इसे कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। सिर्फ 18 बाय 14 फुट की एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को ठूंस दिया गया था। जून की आग, बरसाती गर्मी और दम घुटने के चलते अगली सुबह तक सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बाहर निकल सके। इस हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट ने रॉबर्ट क्लाइव और उनके साथी एडमिरल वॉटसन को कलकत्ता वापस छीन लेने के लिए आग बबूला कर दिया। दूसरा अध्याय, साजिशों का जाल, एक बहुत बड़ा विश्वासघात। कलकत्ता को वापस लेने के बाद भी क्लाइव एक बात अच्छे से जानता था कि फेयर फाइट में नवाब की 50,000 की सेना को हराना लिटरली नामुमकिन है। तो जब सीधी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, तब क्या होता है? तब कॉर्पोरेट दिमाग अपना मास्टर स्ट्रोक चलता है। एक ऐसी डील जिसने अंदर ही अंदर पूरे एम्पायर को खोखला कर दिया। और इस साजिश की रिश्वत कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, 40 लाख पाउंड। हिस्टोरियंस बताते हैं कि उस वक्त बंगाल के सबसे अमीर ट्रेडर्स जगत सेठ नवाब से थोड़ा इनसिक्योर थे, तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव और उसकी कंपनी को नवाब का तख्ता पलट करने के लिए ये माइंड ब्लोइंग अमाउंट ऑफर किया। तो देखा आपने, ये आम मिलिट्री कूप नहीं था, ये एक फुली फंडेड कॉर्पोरेट टेकओवर था। अब इस अल्टीमेट हाइस्ट को अंजाम देने के लिए कंपनी को नवाब के कैंप में एक इनसाइडर यानी भेदी की जरूरत थी, और वो इनसाइडर थे मीर जाफर। मीर जाफर असल में नवाब की सेना के डिमोटेड कमांडर थे, जिन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया गया था। क्लाइव ने उनके इस गुस्से का पूरा फायदा उठाया और उन्हें अगला नवाब बनाने का लालच देकर खरीद लिया। उनके बीच डील सिर्फ इतनी सी थी कि बैटल के दिन मीर जाफर अपनी बड़ी सी फौज लेकर मैदान में तो आएंगे, पर ऑर्डर आने पर उन्हें आगे बढ़ने और लड़ने से रोक लेंगे। और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है कि इस साजिश को राज रखने के लिए क्लाइव किसी भी हद तक जा सकता था। हुआ ये कि अमीरचंद नाम का एक व्यापारी इस पूरी डील के बारे में जान गया
और उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड कर दी। यहां क्लाइव ने एक बहुत ही चालाकी भरी चाल चली। उसने 2 ट्रीटीज बनवाई। एक थी असली सफेद संधि, जिसमें अमीर चंद का नामो निशान नहीं था, और दूसरी थी लाल कागज पर बनी नकली संधि, जिसमें अमीर चंद की सारी मांगें मंजूर की गई थी, सिर्फ और सिर्फ उसे धोखा देने के लिए। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? क्लाइव को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। सालों बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उससे इस फेक डॉक्यूमेंट के बारे में सवाल जवाब हुए, तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल एक रूथलेस कॉर्पोरेट सीईओ जैसा था। उसने सीधे तौर पर कहा कि जब कंपनी का सर्वाइवल ही दांव पर लगा हो, तो ऐसे ब्लैकमेलर को धोखा देना पूरी तरह से जस्टिफाइड है। ये स्टेटमेंट क्लियरली उस जमाने के ठंडे और निर्मम बिजनेस माइंडसेट को दिखाता है। तीसरा हिस्सा, एक निर्णायक बारिश, प्लासी का आखिरी मुकाबला। तो आइए अब चलते हैं 23 जून 1757 के उस ऐतिहासिक दिन पर। जगह थी प्लासी का मैदान। यहां इस मास्टर प्लान का सबसे बड़ा और फाइनल टेस्ट होना था। पेपर पर बनी हुई ये साजिश रियलिटी में कैसी परफॉर्म करेगी, ये देखना बाकी था। मैदान में नवाब की सेना का नज़ारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। 30,000 से ज्यादा पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 300 भारी तोपें और 10 विशाल वॉर एलिफेंट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के 50 तोपची भी अपने मॉडर्न हथियारों के साथ नवाब को सपोर्ट कर रहे थे। एक ऐसी फोर्स जिसके सामने क्लाइव की छोटी सी टुकड़ी सिर्फ एक मजाक लग रही थी। सुबह ठीक 8 बजे दोनों तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हुई और ये कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक चलती रही। दोनों साइड्स अपनी जगह पर जमकर डटे थे, कोई पीछे नहीं हट रहा था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी बाजी ही पलट गई? मैं आपको बता दूं, इस मैसिव फौज को किसी शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजी ने नहीं, बल्कि किस्मत के एक बहुत ही मामूली से खेल ने हराया। दोपहर के वक्त अचानक आसमान काला हुआ और एक बहुत ही तेज बारिश का तूफान आ गया, और इस एक आम से वेदर अपडेट ने पूरी हिस्ट्री बदल दी। ब्रिटिश ट्रूप्स ने तुरंत एक्शन लिया और अपने बारूद को बचाने के लिए तारपॉलिन यानी तिरपाल का इस्तेमाल किया। लेकिन नवाब की सेना, उन्होंने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। उनका सारा का सारा बारूद बारिश में पूरी तरह भीग कर बर्बाद हो गया। सोचकर देखिए, एक छोटी सी तिरपाल की कमी ने नवाब के सबसे बड़े एडवांटेज को लिटरली जीरो कर दिया। और ठीक इसी वक्त नवाब के सबसे लॉयल कमांडर जनरल मीर मदन खान से एक ऐसी भूल हुई जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन्हें लगा कि अगर उनका बारूद भीग गया है तो जाहिर है अंग्रेजों का बारूद भी बर्बाद हो चुका होगा। इसी गलतफहमी में उन्होंने अपने घुड़सवारों को फुल स्पीड में आगे बढ़कर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। पर रियलिटी कुछ और ही थी। ब्रिटिश तोपें बिल्कुल सूखी और आग उगलने के लिए तैयार थीं। उन्होंने ऐसी जबरदस्त गोलाबारी की जिसमें मीर मदन खान बुरी तरह जख्मी हो गए और मारे गए। उनके गिरते ही नवाब की सेना का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। और बस अब वक्त आ गया था उस सीक्रेट डील के एक्टिवेट होने का। जैसे ही मीर मदन गिरे, मीर जाफर ने प्लान के मुताबिक अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। अपनी ही सेना के एक बहुत बड़े हिस्से को मैदान में चुपचाप खड़ा देखकर नवाब सिराजुद्दौला पूरी तरह पैनिक कर गए और वहां से जान बचाकर भाग निकले। इसके फौरन बाद अंग्रेजों ने बिना किसी खास रुकावट के फ्रेंच पोजीशंस पर भी कब्जा कर लिया। शाम ठीक 5 बजे ये इतनी बड़ी और ऐतिहासिक बैटल एक बहुत ही अजीब और फीके अंदाज में ऑफिशियली खत्म हो गई। चौथा हिस्सा, कठपुतली और साम्राज्य, ब्रिटिश इंडिया का जन्म। बैटल तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन धोखे का असली रिजल्ट अभी सामने आना बाकी था। इस जीत ने कंपनी को सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि उन्हें इंडिया की पॉलिटिक्स का एक बड़ा प्लेयर बना दिया। बंगाल के आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो हुआ वो बहुत ही ट्रैजिक था। वो अपनी जान बचाकर कुछ कीमती खजाने के साथ मुर्शिदाबाद भागे। वहां से उन्होंने नाव के जरिए पटना निकलने का प्लान बनाया, पर किस्मत ने यहां भी उनका साथ नहीं दिया। रास्ते में एक लोकल आदमी ने, जिसे नवाब ने कभी सजा दी थी, उन्हें पहचान लिया और धोखा दे दिया। पकड़े जाने के बाद मीर जाफर के बेटे मीरन के कहने पर उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। तो फाइनली समझने वाली बात यह है कि इस डकैती का फाइनल पे आउट क्या रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास काफी जमीनों का कंट्रोल यानी जमींदारी राइट्स मिल गए, और साथ में लगभग 27 लाख पाउंड्स का मैसिव मुआवजा मिला। मीर जाफर का क्या हुआ? उसे बंगाल की गद्दी जरूर मिली, पर वो सिर्फ एक पपेट यानी कठपुतली बनकर रह गया। और हाँ, याद है वो व्यापारी अमीर चंद? उसे उस फेक लाल संधि की वजह से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। कहा जाता है कि इस धोखे के सदमे से वो पूरी तरह पागल हो गया था। प्लासी के इस कॉर्पोरेट डकैती ने कंपनी को इतना बेहिसाब पैसा और पावर दिया कि उन्होंने बाकी सारे यूरोपियन ताकतों को इंडिया से एक एक करके बाहर फेंक दिया। अगले ही कुछ सालों में 1759 में डचों को चिंसुरा में हराया गया और 1761 में फ्रेंच फोर्सेस को पौंडीचेरी में।
1773 आते आते कंपनी का बंगाल पर टोटल और डायरेक्ट कंट्रोल हो चुका था। आप सोच सकते हैं, प्लासी के उस एक दिन के धोखे ने आने वाले पूरे 100 साल के ब्रिटिश एक्सपेंशन को पूरी तरह से फंड कर दिया था। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। एक ऐसी प्राइवेट कॉरपोरेशन जिसने प्योरली अपने प्रॉफिट के लिए साजिश रची और देखते ही देखते एक सॉवरेन नेशन की आज़ादी छीन ली, इससे हमारी आज की कॉरपोरेट पावर और जियोपॉलिटिक्स की समझ पर क्या असर पड़ता है। सोचिए, किस तरह सिर्फ बिजनेस और मुनाफा कमाने की भूख ने एक ऐसे एम्पायर को जन्म दिया जिसने आने वाले 200 सालों तक इस देश पर राज किया। ये सच में हिस्ट्री और पावर गेम्स को देखने का नजरिया बदल देता है ना? आज के इस टॉपिक में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।